सेल थ्योरी के बारे में जनरली स्टार्ट करेंगे, जैसे कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल कहते हैं। सेल जनरली जो होता है वो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पता सेल जो हो गया उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जैसे एक सेल हो गया, इसके अंदर से जो भी ये सब जगह है इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अलग अलग चीज़ों का कोशिका जो है अलग अलग शेप का होता है। सबसे संसार के सबसे छोटा जो सेल है वो है माइक्रोप्लाज्मा ग्लासिटिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ा जो है शुतुरमुर्ग है। और सबसे छोटी जो शरीर की मानव शरीर की जो सबसे छोटा है वो है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम में ग्रेन्यूल कोशिका। मस्तिष्क के सेरिबेलम में ग्रेन्यूल कोशिका। और सबसे बड़ा कोशिका है वो ओवा अंडाणु। सबसे लंबा जो है वो न्यूरॉन। सबसे बड़ा हो गया ओवा अंडाणु, सबसे लंबा न्यूरॉन, सबसे छोटा होता है मस्तिष्क के सेरिबेलम में ग्रेन्यूल कोशिका। जनरली पहले लोग समझते थे कि स्पर्म होता है, लेकिन स्पर्म नहीं होता है, ग्रेन्यूल कोशिका होता है जो सेरिबेलम में होता है। कोशिका का शेप साइज कैसे होगा उसके कार्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए एक अंगूठा का कोशिका होगा वो अलग प्रकार का होगा, एक नाक का कोशिका होगा सेल होगा वो अलग होगा, गाल का अलग होगा। इसलिए कैसा वो उसका वर्क है उसी प्रकार से डिपेंड करता है। ऐसा थोड़ी होता है कि गाल में नाखून निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग 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 जो जिसका जिस प्रकार से काम होता है उसी प्रकार से वहाँ का सेल डेवलप होता है। कभी कभी सेल एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है, जिसके कारण आदमी को देखते हैं कि 6 उंगली वगैरह हो जाता है, जब सेल एक्स्ट्रा डेवलप होने से होता है। या फिर मस्सा वगैरह निकल जाता है, ईला वगैरह जो होता है वो निकल जाता है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हमेशा अपना शेप बदलते रहते हैं, जैसे कि अमीबा और डब्ल्यूबीसी। अमीबा और डब्ल्यूबीसी हो गया, इनका कोई फिक्स नहीं होता है, धीरे अपना शेप हमेशा बदलते रहते हैं। उसके बाद यूनिसेलुलर वो होते हैं जैसे कि जो हम लोग अपने आंखों से नहीं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो जो होते हैं यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर जितने भी दिखने वाले सजीव होते हैं उनको मल्टीसेलुलर कहते हैं। और शरीर जितना बड़ा होगा, शरीर का साइज जितना बड़ा होगा उसमें सेल उतना ही ज़्यादा होता है। अब कोशिका यानी सेल का हम एक टाइमलाइन देख लेते हैं। 1590 में जैनसन ब्रदर्स ने क्या किया, जेड जैनसन एच जैनसन ने क्या किया, माइक्रोस्कोप का खोज किया, जिसके चलते सेल के बारे में लोगों ने जानना पड़ना शुरू किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इन्होंने डेड सेल, एक पेड़ का खा लिया और उसका उन्होंने देखा था, तो इन्होंने डेड सेल के बारे में देखा था। और जो सेल किया से इन्होंने नाम दिया सेल को पहले बार। सेल का मतलब होता है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। और इन्होंने पेड़ की छाल का यूज किया था जिसमें इन्होंने सेल से देखा था, और डेड सेल था। उसके बाद लिवेनहॉक 1683 में लिवेनहॉक ने जो है सबसे पहले जीवित सेल की खोज किया। वो जो है माइक्रोस्कोप यूज करते हुए उसमें वायरस प्रोटोजोआ आरबीसी सबको भी देखे लिविंग सेल में। लेकिन अभी तक के लिए लोगों को ये नहीं पता चला था कि वो जो जो भी सेल है उसी से कुछ बनता है, जैसे शरीर पेड़ वगैरह बनता है। इन्होंने ऐसे कुछ प्रॉपर एक थ्योरी टाइप नहीं दे पाया था, इसीलिए अभी उसके बारे में आगे पता करना था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज कर दिया। उन्होंने देखा कि एक सेल है, सेल के बीच में गोल जैसा प्रॉपर कुछ है, तो उन्होंने उसको न्यूक्लियस का खोज किया। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला कि ये सेल है, इसी से मतलब मानव का शरीर बनता है। ये सब ऐसा कोई थ्योरी अभी तक नहीं दिया था। इसलिए 1838-39 में चल के स्लाइडन और स्वान ने सेल थ्योरी दिया। इसके बाद ये पता चल गया कि प्रत्येक जितने भी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स है, उनका शरीर जो है सेल से ही बना है। उन लोगों द्वारा ये बातें कही गई, उनमें से उन्होंने उनके उसमें से है कि पर जितने भी आदमी या फिर जीव जंतु है उसका शरीर जो है एक या फिर एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। और सबका पूरा जो बॉडी डेवलप होता है वो पहले सेल से ही होता है, यानी सेल टिश्यू वगैरह होते होते यानी सेल से ही डेवलप होता है। प्रत्येक कोशिका में अपने आप में एक यूनिक है, लेकिन सब कोशिका मिलकर काम करते हैं, जिसके चलते एक जीव का निर्माण होता है। और कोशिका की उत्पत्ति किसी प्रक्रिया से, लेकिन सबसे कोशिका की उत्पत्ति मेन जो पार्ट होता है वो किसका होता है, उसका न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस से उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि किस प्रकार से सेल को डेवलप होना है। पुरकिंजे ने सेल में पाए जाने वाले, जैसे एक सेल हुआ तो सेल के अंदर जो भी जो है इसमें प्रोटोप्लाज्म होता है उसको खोज किया पुरकिंजे ने। पुरकिंजे के बाद एक वॉन मोल जो थे उन्होंने भी इसी के बारे में अपना खोज लेकर आया दिया। पुरकिंजे 1839 में, वॉन मोल जो 1846 में, दोनों जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में दिए थे। रुडोल्फ विर्चो ने पता लगाया कि कोशिका का जो निर्माण है पहले मौजूद कोशिकाओं के डिवीजन से ही होता है, यानी कि रुडोल्फ विर्चो बताएं कि सेल डिवीजन से ही नया सेल बनता है। उसके बाद 1801 में मैक्स सुल जो थे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को एक
सेल को जो है प्रोटोप्लाज्म का एक थैली बताया कि इसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ था, और इसको ही आगे चल के प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दिया गया। और सबसे तगड़ा रिवोल्यूशन हुआ 1931 जब एम नॉल और ई रस का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इसका कोशिका के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मतलब फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ, बहुत ही फास्ट इंप्रूवमेंट हुआ उसके बाद से सेल की खोज वगैरह में। और जैसे कि उस समय क्या हुआ कि जैसे एक ये हुआ नॉर्मल सेल हुआ, इसमें ये न्यूक्लियस हुआ, तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म हुआ, ये पूरा प्रोटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस को छोड़ के जैसे फिर से बताते हैं हम, ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो जगह हुआ इसको बोला गया साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था उसको बोला गया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गया साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके बाद ये हो गया हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। ये हम लोग का हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म हो गया, इसमें जो जो भी है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सबको मिला के एक नाम दिया गया सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल जिसका खोज किया था इन्होंने, पुरकिंजे साहब ने इसका खोज किया था, जो है उसमें सेल ऑर्गेनेल का उन्होंने खोज किया था। उसी के सेल ऑर्गेनेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया ऑर्गेनॉइड्स और दूसरा हो गया मेटाप्लास्ट। ऑर्गेनॉइड्स वो हो गया जिसमें सेल डिवीजन होता है, पुराने सेल से नया बनता है, और मेटाप्लास्ट होता है जिसमें कि कुछ ऐसा नया नहीं बनता है, जैसे कि वैक्यूल हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, पित्त हो गया। लेकिन जैसे कि सेंट्रोजोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ये सब जो है ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल जनरली आउटर लेयर होता है। जनरली अभी एनिमल की बात करते हैं, प्लांट में एक सेल वॉल भी होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है उसको पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इसका तो इसका जो थिकनेस होता है 75 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इसे वही होता है, ये 75 एंगस्ट्रॉम का होता है। सेल में जो है बाहरी वातावरण, जैसे सेल हुआ इसको बाहरी वातावरण या फिर दूसरे सेल के प्रभाव से अलग रखता है सेल को। ये सही पे परमिएबल होता है या फिर सेलेक्टिव परमिएबल, मतलब कि सभी किसी को बाहर आने और जाने नहीं देता है, जिसका जो मतलब कि एक प्रकार से ये पहले उसको पता करता है कि कौन जो है उसके लिए सही रहेगा आने जाने के लिए, और मतलब जिसका ज़रूरत होता है सेल को उसी को आने जाने देता है, सबको आने जाने नहीं देता है, सेलेक्टिव, इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल भी इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसमें एक फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी जो है, फ्लूइड मोज़ेक थ्योरी एक सिंगर और निकोलसन, इन लोगों का नाम है सिंगल और निकोलसन, इन्होंने मिलकर दिया था। इन्होंने कहा कि लिपिड होगा और बीच में ऐसे प्रोटीन होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड और प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। इसका मेन काम आप लोग पहले बढ़ सकते हैं, पहले वही बताते हैं फिर से। और कोई बाहर से कोई अटैक होता है इस पर, उससे बचाना होता है। भीतरी संरचना होता है, उनको बाहरी से जो भी अटैक होता है उससे बचाना होता है। और अंदर बाहर आने जाने पदार्थ जो होते हैं उन पर एक प्रकार से कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के चलते ही सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडा का जो फॉर्मेशन होता है। और सेल मेम्ब्रेन के चलते ही सीलिया, फ्लैजिला और स्यूडोपोडा यानी कुटपाद का निर्माण होता है। और सेल मेम्ब्रेन के चलते ही जो सेल को ओस्मोसिस तथा डिफ्यूजन करना होता है, यानी प्रसारण विसरण, ओस्मोसिस तथा डिफ्यूजन जो सेल को करना होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट में हम लोग सेल वॉल पढ़ेंगे।